हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीपिका और आज के सेशन में हम समझने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन। और इंटरनेशनल रिलेशन से जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो मीनिंग हो या स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हो इंटरनेशनल रिलेशन की, उनको हम कंसीडर करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि मेन जो डाउट रहता है स्टूडेंट को कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये दो चीज़ को लेकर हम चलेंगे। फिर नेचर एंड स्कोप। तो ये जो आज का डिस्कशन है, आप इसमें से रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, या व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशल रिलेशन। तो ये इन सब चीज़ों को ही हम डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट डिस्कशन रहेगा। और अब मैं करंट जो जियो पॉलिटिक्स है उसके करंट एग्जाम्पल्स डिस्कस करूँगी, प्रोवाइड करूँगी आपको, जिससे कि आपको आइडिया लगे और वो एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर में मेंशन कर सको। राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर करना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस इसे हम कहते हैं। और इस इंटरेक्शन की वेरियस प्लेटफॉर्म्स, वेरियस मैकेनिज्म्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर दो या दो से ज़्यादा नेशन स्टेट जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड वेरियस चीज़ों को जब स्टडी किया जाता है तो उसे इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। अब जब जो वेरियस स्टेट होते हैं तो ये जो इंटरैक्शन कर रहे हैं ना, इसके लिए हर एक नेशन स्टेट अपनी एक पॉलिसी बनाता है जिसे हम फॉरेन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी में बेसिकली क्या चीज़ें होंगी कि हमारा जो नेशन स्टेट है उसके नेशनल इंटरेस्ट क्या होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, किस तरीके के प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे। जैसे इंडिया में पंचशील प्रिंसिपल आपने सुना होगा, या इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट। तो ये सारे प्रिंसिपल्स वो नेशन स्टेट फॉलो करेंगे। तो वो सारी चीज़ें कहाँ मेंशन रहेंगी, फॉरेन पॉलिसी में। इसके साथ से कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री पूरी है फॉरेन अफेयर के लिए। देन मैकेनिज्म्स जैसे डिप्लोमेसी हो गया, वेरियस इंटरेक्शंस के प्लेटफॉर्म्स हो गए। राइट। हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसीज हम इस्टेब्लिश करते हैं अदर नेशंस में, और दूसरे नेशन की एम्बेसीज हमारे कंट्रीज़ में होती हैं। तो ये मैकेनिज्म्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके थ्रू ये इंटरेक्शन की जो प्रोसेस है वो ऑपरेट करती है। फिर अब कुछ तो सब्जेक्ट मैटर होगा ना जिसके लिए ये इंटरैक्ट कर रहे हैं। भाई दो या दो स्टेट आपस में इंटरैक्ट क्यों कर रहे हैं, कोई कारण होगा तभी तो इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इंटरैक्शन क्या रहता है, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना, सेफ गार्ड करना। अब वो नेशनल इंटरेस्ट वेरियस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, वेरियस एरियाज से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हो सकते हैं, या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो, या पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन। अभी रिसेंट में क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत इंटरेक्शन होता है, आपको पेरिस एग्रीमेंट याद होगा। देन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। मतलब ये कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिनको लेकर दो या दो से ज़्यादा स्टेट आपस में इंटरैक्ट करते हैं। राइट। तो अभी आपको समझ में आया कि इंटरनेशनल रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है इन सिंपलेस्ट टर्म। तो ये आप देख रहे हो कि ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, लोग बैठे हुए हैं ब्रिक्स समिट में, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ कॉमन इश्यूज को लेकर ये चलते हैं, लोग आपस में मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ये ही इंटरनेशनल रिलेशन है। तो करंट ट्रेंड्स आप देखोगे कि जियो पॉलिटिक्स में अभी जो चल रहे हैं, आपने बहुत सुना होगा इंटरनेशनल रिलेशन में अभी प्रेजेंट में जो आप सुन रहे होगे, जैसे कि जो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, जो यूएस का जो ग्रोथ है या यूएस की जो डोमिनेंस है वर्ल्ड लेवल पे वो डिक्लाइन हो रही है, राइज ऑफ चाइना हो रहा है, चाइना ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, आप देखोगे इस तरीके के जियो पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं। फिर हम इनका इम्प्लीकेशंस देखते हैं, इंडिया में क्या होगा, वर्ल्ड पे क्या होगा। देन इसके बाद से जैसे अभी आपने यूक्रेन और रसिया
का जो क्राइसिस है, रसिया यूक्रेन वॉर सुना होगा। तो ये सब क्या है, इन सब को स्टडी करना, क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसका इफेक्ट वर्ल्ड लेवल पे क्या पड़ेगा, इंडिया पे क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे। देन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इश्यूज़ हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज़ आपस में मिल रहे हैं, जो COP होती है हमारे यहाँ पर जो वर्ल्ड लेवल पे, अब इनमें डिस्कशन किया जाएगा कि अच्छा क्या टारगेट्स हमें अचीव करने हैं, राइट। इसके बाद से हमें क्या स्टेप्स लिए जाने हैं, जैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, हमें क्लीन एनर्जी सोर्स को एक्सप्लोर करना होगा, या टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हमें फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है इसे रिड्यूस करना होगा। इस तरीके के टारगेट्स, निगोसिएशंस चलते रहते हैं। देन रिफ्यूजी क्राइसिस, जैसे रोहिंग्याज इशू का आपने सुना होगा। तो ये सारे क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कोविड-19 के टाइम पे जैसे वर्ल्ड जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो एक्शंस और परफॉर्मेंस को लेकर जो इश्यूज उठे थे, जो एलिगेशंस लगे थे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसने ठीक से काम नहीं किया, जिसकी वजह से कोविड-19 जैसी इतनी बड़ी महामारी फैल गई और इतने सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए। देन आपने ब्रेग्जिट नाम सुना होगा कि हाँ, जो EU की यूनिटी है वो वीक हो रही है, जो हमारा जो हमारा इंग्लैंड है वो बाहर हो गया EU से। तो इस तरीके के कुछ करंट ट्रेंड्स हैं। ये मैं लिस्ट क्यों प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, कि जब भी आप आंसर लिखोगे ये सारे इश्यूज मेंशन करेंगे आप। ये करंट एग्जाम्पल्स मैं इन्हें कहूँगी। तो जब हम अपना आंसर लिख रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर आप एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये सारे करंट एग्जाम्पल्स आप जब डालोगे और इनको एक्सप्लेन करके अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे फर्दर, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने ये लिस्ट प्रोवाइड की है आपको। अब हम मेन आते हैं अपने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। तो मीनिंग ऑलमोस्ट हमने समझ ली थी कि इंटरैक्शन बिटवीन द 2 स्टेट या मोर देन 2 स्टेट के बीच में, राइट। अभी कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस लेते हैं जो हमारे स्कॉलर्स ने दी है। तो अब जब स्कॉलर्स का नाम मेंशन करके उनकी डेफिनेशन को जब आप एज इट इज़ लिखते हैं ना, तो उससे भी आपके आंसर क्वालिटी इन्हेंस होती है, इम्प्रूव होती है। तो जैसे कि पहला है क्वेंसी राइट का, कि जिन्होंने डिफाइन किया है कि इंटरनेशनल क्या है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन द लाइफ, राइट। तो ये 2 कंट्रीज़ के बीच का जो रिलेशन हो गया। देन प्रोफेसर हंस जे मॉर्गेनथाउ है, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द नेशंस। तो वो जो नेशंस हैं वो आपस में स्ट्रगल करते रहते हैं कि मैं पावरफुल हूँ या मैं पावरफुल। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर आप एग्जांपल डाल सकते हो किसका, जो US चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है। तो US चाइना ट्रेड वॉर में आप देखेंगे कि किस तरीके से दोनों अपनी अपनी हेजेमनी, US अपनी हेजेमनी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि चाइना है वो US की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। तो ये स्ट्रगल फॉर पावर चल रहा है अमंग द नेशन, राइट। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर दिया हमने। देन नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है पेडोलफोर्ड एंड लिंकॉइन की, कि इंटरैक्शन ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, कि इंटरैक्शन ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, वो भी किस तरीके से जो पावर पैटर्न है, जो पावर रिलेशनशिप है वो चेंज हो रही है। जैसे कि अभी हम US चाइना की बात करें थे कि कैसे पावर रिलेशन चेंज हुआ है, राइट। अब ये पावर रिलेशनशिप का जो पैटर्न है चेंज हो रहा है। अभी प्रेजेंट में आप देखोगे कि इंडियन ओशियन है, इसको ज़्यादा तवज्जो दी गई, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में, राइट। पहले क्या था, पैसिफिक ओशियन, अभी क्या हो गया, इंडियन ओशियन, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें पहले बोला जाता था एशिया पैसिफिक, एक ये नैरेटिव बोलते हैं इन्हें इंटरनेशनल रिलेशन में। इन्हें क्या बोला जाता है, जो नैरेटिव्स हैं वो बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव थ्योरी हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, उसके आधार पर जैसे जैसे जो जियो पॉलिटिक्स है चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होती है, तो नए नए टर्म्स, नए नए जो कॉन्सेप्ट हैं वो नरेट किए जाते हैं। तो पहले चलता था एशिया पैसिफिक, राइट। अब जब इंडियन ओशियन की इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और इंडिया भी राइज कर रहा है, अदर एशियन कंट्रीज राइज कर रहे हैं, फिर चाइना चैलेंज कर रहा है US हेजेमनी को, तो US के लिए ज़रूरी हो गया है ना कि वो एशियन कंट्रीज़ जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनको साथ में लेकर ग्रुपिज्म करे, अलायंस बनाए। तो अभी एशिया पैसिफिक की जगह इंडो पैसिफिक टर्म को नरेट किया गया है।
तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो पावर रिलेशनशिप है जैसे जैसे चेंज होता है इसका पैटर्न, वैसे वैसे इंटरेक्शन ऑफ द पॉलिसीज, इंटरनेशनल रिलेशन ये चेंज होते हैं। देन और एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो हार्टमैन की, कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये वो फील्ड ऑफ स्टडी है जिसका फोकस मेन कहाँ रहता है, वेरियस जो नेशन स्टेट है उनके नेशनल इंटरेस्ट को लेकर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप इन्हें ज़रूर मेंशन करना अपने आंसर में। तो यहाँ से मीनिंग हमें ये समझ में आया ओवरऑल कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, ओवरऑल क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन या वन टू स्टेट और मोर देन टू स्टेट के बीच में, और इस इंटरेक्शंस के लिए वेरियस मैकेनिज्म्स होती हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ओके अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो बहुत बार इनको ना इंटरचेंज करके यूज़ किया जाता है, बट बेसिक दोनों डिफरेंट कैसे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपका ट्रेडिशनल व्यू है, जबकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है दिस इज द कॉन्टेम्पररी व्यू, करंट व्यू। कैसे इंटरनेशनल रिलेशन आपका, हमने देख लिया कि इंटरैक्शन कहाँ हो रहा है, दो स्टेट या दो स्टेट से ज़्यादा के बीच में। अब जब ये इंटरैक्शन सिर्फ पॉलिटिकल डोमेन में होता है, राइट, पॉलिटिकल स्फेयर में हो रहा है, तब हम इसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहेंगे। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है दिस इज द नैरो व्यू ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, जबकि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, ब्रॉड व्यू है। अब जब ये लार्जर एरिया कवर करता है, जैसे कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, एजुकेशनल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजीज, जितने भी ह्यूमन लाइफ के एरियाज हैं उन सबको टच करता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। जबकि आपका जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसका मेन फोकस किस में रहता है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ऑफिशियल रिलेशंस जो होते हैं उन पर फोकस रहता है। ओके नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मेन कंसीडर किया जाता है जो चीफ एक्टर होते हैं ना, वो नेशन स्टेट्स होते हैं, राइट, नेशन स्टेट। और जबकि इंटरनेशनल रिलेशन में दूसरे एक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। अब स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर में डिफरेंस क्या है, सी स्टेट एक्टर्स जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो होते हैं, जबकि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि एनजीओ, सिविल सोसाइटीज़, कोई दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं, यूनियंस होते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, आपका रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, रेड ग्रीन पीस हो गया, ये सब क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। स्टेट एक्टर्स जैसे यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट, ये स्टेट एक्टर्स हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो चीफ एक्टर्स या मेन रोल किसका होता है, जो नेशन स्टेट, जो स्टेट एक्टर्स होते हैं। जबकि इंटरनेशनल रिलेशन में जो ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एनजीओज, सिविल सोसाइटीज़, इनका भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हो गया आपका जो आपका ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के बीच में डिफरेंस। तो आप इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में, तो आपने एक बड़ा गोला बनाया और इसमें से एक छोटा गोला बना दिया ऐसे, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया इंटरनेशनल, ये हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और ये हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन, राइट। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बड़ा व्यू, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपका नैरो कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके के फ्लो चार्ट भी बना सकते हो अपने एग्जाम्स में, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब जब ये हमने डेफिनेशन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लिया, तो कुछ लोगों का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू भी मेंशन करना, जिससे कि इस डिफरेंस को हम जस्टिफाई कर सकें। जैसे मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन का कोर थीम है ना, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही है। बट इंटरनेशनल रिलेशन, जबकि इंटरनेशनल रिलेशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, राइट। इन पॉलिटिक्स आप कह सकते हो कि इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर, जबकि इंटरनेशनल रिलेशन अदर डायमेंशन को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशंस को। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेचर को समझते हैं। सो नेचर ऑफ इंटरनेशनल क्या है, कोई फिक्स्ड नेचर नहीं है, राइट, जिसे हिंदी में स्वरूप कहते हैं। तो कोई फिक्स्ड नेचर तो है नहीं। तो इसमें आप जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो नेचर है दैट इज चेंज, डायनेमिक नेचर होता है, राइट, जो टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ चेंज होता रहता है। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको,
हाँ, तो जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ज़्यादा फोकस किया जाता था, फिर धीरे धीरे जब इंटरडिसिप्लिनरी बनाया गया इस सब्जेक्ट को, मतलब हमने इसमें इकोनॉमी भी स्टडी करना शुरू कर दी, हमने इसे जो सोशियोलॉजी है या साइकोलॉजी है, कल्चरल रिलेशंस है, उसमें भी हमने इन्वॉल्व कर दिया इसको, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। तो अब इसका स्कोप क्या है, वाइडर हो गया, और ये इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। ओके तो ये चेंजिंग नेचर हो गया। इसी तरीके से जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, नए नए नेशन एग्जिस्टेंस में आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। अब नए नेशंस कैसे, जैसे पहले कॉलोनियलिज्म था, राइट, इंपीरियलिज्म था, फिर बहुत सारे एशियन एंड लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन नेशन कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया भी उनमें से एक था जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। तो नए नेशन एग्जिस्टेंस में आई ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाने लगा। अब इसके बाद से नए नए कॉन्सेप्ट आने लगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। इसके बाद से नॉर्थ एंड साउथ वर्सेस नॉर्थ। सो नॉर्थ ग्लोब में डेवलप्ड कंट्रीज को शामिल किया जाने लगा, जबकि जो साउथ है उसको शामिल किया गया जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे, राइट। इसी तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो आपने देखा जब आईसीटी जो हमारे ये आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई थी, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन आया, क्योंकि अब जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं अब इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। आप कहीं पर भी आज यहाँ रहकर कहीं पर भी बात कर सकते हो, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, तो आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन हुआ, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज के रूप में कहलाया जाने लग गया है ना। ऐसे जैसे न्यू ऑर्डर इमर्ज होते हैं, जैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड, फिर बाईपोलर वर्ल्ड, फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड, इस तरीके से। फिर नॉन स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आए। ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे जैसे बढ़ती हैं तो नए कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन का कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस नहीं है, ओके हर एक स्कॉलर्स ने इसको अपने तरीके से डिफाइन किया है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन ऑपरेट कर रहे हैं एक अनारिकल सिस्टम में। सो अनारिकल सिस्टम कैसे है, क्योंकि कोई ग्लोबल वर्ड नहीं है। हमने भले ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बना लिया हो, पहले लीग ऑफ नेशन बनाया, फिर हमने यूनाइटेड नेशन बनाया, लेकिन कोई ग्लोबल वर्ड नहीं है ऐसा, जैसे कि जो नेशनल गवर्नमेंट होती है ना। तो ये जो सिचुएशन है, इसे हम इस सिस्टम को कहते हैं अनारिकल सिस्टम, कोई एब्सेंस ऑफ ग्लोबल गवर्नमेंट, राइट। तो इसमें ऑपरेट करती है। देन इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, राइट। कंसर्न क्या होता है, ग्लोबल इंटरेस्ट का। तो ये सारे इसके नेचर हो गए। अब स्कोप की बात करें ना, तो स्कोप को आप डिवाइड कर सकते हो गाइस दो पार्ट में, एक ट्रेडिशनल स्कोप, एक नॉन ट्रेडिशनल स्कोप, राइट। नॉन ट्रेडिशनल स्कोप जब पूछा जाता है तो हम उसमें लिखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब वो कौन से एरियाज और एस्पेक्ट हैं जिसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन डील करता है या स्टडी करता है, ये होता है स्कोप। तो अब जब जो इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन स्टडी कर रहा है, तो हम इसको दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल एरियाज, एक नॉन ट्रेडिशनल एरियाज। सो ट्रेडिशनल एरियाज में आप देखोगे कि जिसमें हम सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड जो फॉर्मल चीज़ें होती थी उनको ही पढ़ते थे, और ज़्यादातर चीज़ें पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती थी। जबकि जो नॉन ट्रेडिशनल है, ये नॉन कन्वेंशनल इश्यूज़ हैं, राइट, जो कॉन्टेम्पररी इश्यूज़ हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, या टेररिज्म का इशू हो, ह्यूमन राइट का इशू हो, साइबर क्राइम का इशू हो, साइबर स्पेस वॉर का, या पेंडेमिक जैसे कि अभी कोविड-19, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए। तो ये सारे नॉन कन्वेंशनल इश्यूज़ हैं, कॉन्टेम्पररी इश्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व थे। ओके तो ये सारी चीज़ें नॉन ट्रेडिशनल में रखेंगे, ये स्कोप ऑफ स्टडी में। देन जो ट्रेडिशनल आपका स्टेट एक्टर्स, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, या नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि एनजीओज, सिविल सोसाइटीज़, इसमें मेन बात होती थी कॉन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन या पावर स्ट्रगल की बात हो रही है, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन की, वॉर एंड पीस, नेशनल इंटरेस्ट, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, अलायंस, ये सारी चीज़ों की बात ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में होती थी। तो दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, नए चेंजेस आ रहे हैं, हमने जो नॉन कन्वेंशनल थिंग है उनको भी इनकॉर्पोरेट किया इन द स्टडी ऑफ in the areas of study under the international relations. तो this is the scope. अब यहाँ पे मैंने points provide किए हैं आपको इतने,
आपको इन्हें 1 या 2 लाइन एक्सप्लेन करके लिखना होगा अपने एग्जाम में, राइट? ओके, तो इस तरीके का फ्लो चार्ट भी बना सकते हो आप। और दूसरी चीज़ें, आपको एग्जाम्पल्स देना है, राइट? जैसे साइबर क्राइम या पेंडेमिक में आप कोविड-19 के एग्जाम्पल्स दे दीजिए। जैसे ह्यूमन राइट्स में रिफ्यूजीज, आप रोहिंग्यास का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्लाइमेट चेंज में पेरिस क्लाइमेट समिट जो हुई थी COP21 की, उसका एग्जाम्पल ले लो आप, राइट? फूड टेररिज्म में आप इंडिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। इसी तरीके से इन सब में भी अपने अपने एग्जाम्पल्स को लेकर चीज़ें मेंशन करोगे। और लास्ट में मेंशन क्या करोगे कि हाँ, डे बाय डे जो स्कोप है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को, वो और वाइड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, राइट? इस तरीके से हमारे जो इश्यूज़ हैं वो भी वाइड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो स्कोप डे बाय डे वाइड हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन का। तो ये था आपका इंटरनेशनल रिलेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमने कुछ स्टैंडर्ड मीनिंग और डेफिनेशंस को लिया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के बीच का डिफरेंस समझा, देन नेचर और स्कोप को हमने डिटेल में डिस्कस किया। और मुझे लगता है दीज आर दी एनफ पॉइंट्स टू राइट एन आंसर। और आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए कि किस तरीके से चीज़ों को मेंशन करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको कैसा लगा, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।